आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आईएएस की तैयारी करने वाले या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले, जैसे आरएस है या अन्य कोई भी तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए इंडियन पॉलिटी बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण बुक है। तो इंडियन पॉलिटी के बारे में हमें आज शुरुआत करनी है। ये पहला ही वीडियो है आपके लिए और मैं समझता हूं कि भारत की राज व्यवस्था से संबंधित लगातार आपके लिए जो आईएएस की जनरल स्टडी में जो भी चैप्टर आपके हैं, उनके चैप्टर वाइज आपको सिलेबस प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहेंगे। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, यूं कह सकते हैं कि इसका शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है एकदम हमारे ये इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। और जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत अधिक यूं कह सकते हैं कि सफलता दिलाने वाला सब्जेक्ट है। तो इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आईएएस के लिए आपके और भी यानी कौन कौन से चैप्टर जो है वो आप इस चैनल पर पढ़ पाएंगे, उसके लिए सिविल सर्विसेज में और राज्य लोक सेवा आयोग जितने भी हैं, उनके लिए जनरल स्टडी जो है फर्स्ट पेपर यानी प्री एग्जाम के लिए, और जनरल स्टडी पेपर थर्ड मेन एग्जाम के लिए भी जनरल स्टडी, और पॉलिटिकल साइंस जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है आईएएस के लिए और आपके नेट जेआरएफ के लिए। हिंदी लिटरेचर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। इसके अलावा आपके लिए नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए भी, यानी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस है वो उपलब्ध रहेगी। इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी निश्चित रूप से करवाने का पूरा इरादा है। और मैं समझता हूं कि आपको ये चैनल बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, और आप भी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे देख लें। नियमित रूप से आप अपनी एक कॉपी डाल लीजिए और उस पर आप शॉर्ट नोट लिखते जाइए, और मेरे साथ यानी ऑथेंटिक बुक से आपको करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को शुरू करने से पहले कि भारत में ब्रिटिश जो है वो 1608 ईस्वी में इंडिया में कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ब्रिटिश जो है 1608 ईस्वी में इंडिया में जो है कंपनी में व्यापार करने के रूप में आए थे। यानी यूं कह सकते हैं कि वैसे तो ये यानी जैसे 1599 में भी आ गए थे, कंपनी के रूप में जो व्यापार करने आए थे वो यहाँ आ गए थे। और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आपके जो यानी जो आईएएस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए अलग बात है, और छोटी जो तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आईएएस की तैयारी कर लिए कैसे पेपर आते हैं, उनके लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपके लिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे अन्य वैकेंसीज के लिए कैसे पूछे जाते हैं, और आईएएस या आरएस की तैयारी करने वाले हैं या अन्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए किस प्रकार के पेपर आते हैं। तो यानी ऐसे जैसे मान लो आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जान लेते थे। कंपनी ने 1765 ईस्वी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी यानी राजस्व और दीवानी जो न्याय के अधिकार है वो प्राप्त कर लिए थे। कब? 1765 में। कहां कहां? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनके दीवानी और राजस्व यानी राजस्व और दीवानी को राजस्व कह सकते हैं, और न्याय संबंधी जितने भी जो दो अधिकार थे राजस्व और दीवानी के लिए, वो अधिकार प्राप्त कर लिए थे। 1858 में सिपाही विद्रोह, 1858 में सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है अपने भारत का शासन है वो ब्रिटिश शासन के हाथों में ले लिया था, अर्थात ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाने के कारण 1858 से सीधा जो है ब्रिटेन से अपने यहाँ भारत में राज्य होता। यह 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा था। ये बिल्कुल सही है। अब जैसे कंपनी से यानी ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथों में क्यों लिया, इसके लिए भी एक लंबी कहानी है, तो उसको हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और संविधान का निर्माण है वो 1946 में एक संविधान सभा द्वारा गठन करके उसमें किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यहां तक कि ये कहानी हम पढ़ते हैं।
यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में, कई जगह 1599 भी आती है, 1599 में जैसे अंग्रेज यहाँ भारत में आ गए थे, अंग्रेजों को अधिकार मिल गया था, वहां से कंपनी को अधिकार मिल गया था ब्रिटिश शासन से। और इसके बाद यानी जैसे मान लो यहाँ पर आई कंपनी आने के बाद उसने बहुत सारे यानी जैसे व्यापार भी किया, व्यापार करते करते वो भारत में इतने फैल गए, और 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों का यहाँ जमावड़ा अपने भारत में रहा। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये आखिर कैसे, तो इसको हम दो शीर्षक के माध्यम से पढ़ते हैं। एक तो कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। कंपनी का शासन जो था हमारे 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक तो कंपनी का शासन रहा, और 1858 के बाद जो है सम्राट का शासन रहा, यानी ब्रिटिश ताज का शासन अपने यहाँ पर रहा था। तो इन दो जो शीर्षक है, इन दो जो प्रकरण हैं, इनके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले 1773 से लेकर 1858 तक करेंगे, उसके बाद 1858 के बाद की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंपनी का शासन जो है आपके यानी 1773 से लेकर के 1858 तक, 1773 से लेकर के 1858 तक। सबसे पहले 1773 में आता है एक रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें प्रश्न कैसा पूछा जाता है, आपसे मैं बता दूं कि आईएएस में, आरएस में, अन्य जो भर्तियां हैं उनमें तो ऐसे पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773, सीधा आ गया। अब सीधा आ गया उनके लिए तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन जो अन्य जो बड़ी भर्तियां हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें क्या होगा कि निम्नलिखित में से रेगुलेटिंग एक्ट के लिए सही नहीं है। तो आपको ये 3 बातें दी हुई होगी, उनमें से एक चौथी बात और दी हुई होगी, वो गलत होगी, यानी उससे मिलती जुलती होगी। फिर आपको कहने का अर्थ है कि रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा ज्ञान हमें करना होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में 3 विशेषताएं हम पढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। एक तो ये बात। दूसरी बात थी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार मिली। ठीक है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये 3 बातें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सही है। अलग मान लो और भी कई विशेषताएं हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं में देखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पहले गवर्नर ही था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद है उसका गठन भी किया गया। भारत में पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। अब इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात है, इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। देखिए यहां पे जैसे मान लो उसमें पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सही नहीं है, या निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, जबकि पहले ये सभी एक दूसरे से अलग अलग थे। तो 1773 में हम कह सकते हैं कि अलग अलग हुए। तो यहां से कई प्रश्न बन जाते हैं कि जैसे मद्रास और बंबई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कब हुए, तो वो भी 1773 ही आता है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो सीधा प्रश्न पूछे जाने वालों के लिए तो यह हो सकता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 है, उनके लिए तो है ही। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिपा इम्पे थे, यानी कौन थे? एलिपा इम्पे थे। चौथा है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया 1773 में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करना और भारत से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट लेना या रिश्वत लेना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, उसके माध्यम से
कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कंपनी पर नियंत्रण किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लगाया गया, यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। पहले तो क्या हुआ, यानी 1765 में अपन ने पढ़ा है कि दीवानी और राजस्व मामले जो थे वो कंपनी को दीवानी और राजस्व का अधिकार मिल गया था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, इसके माध्यम से राजस्व और नागरिक और सैन्य मामले जो थे उनकी जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था, उनसे परामर्श करना आवश्यक हो गया था। तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है। अगला देखिए, फिर क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, उसमें जो जितने संशोधन करने थे, जितने अधिनियम या रूल्स लगा रहे थे वो लगा दी। उसके बाद उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया। 1781 में एक संशोधन एक्ट निकाला, संशोधन अधिनियम निकाला 81 में। वो क्या था, जिसको बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यदि नाम आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो 1781 याद रखना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ, यानी 1781 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उनको ठीक करने के लिए 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, यानी 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसी को। अब इस कानून की क्या विशेषताएं थी, क्या क्या संशोधन किया गया? इस कानून ने गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी के सेवकों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी उच्चतम न्यायालय जो था, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, वो मुक्त हो गए थे। कौन कौन? गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी के जितने भी सेवक थे वो सभी। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब राजस्व के मामलों पर, राजस्व की वसूली से जुड़े हुए मामले हैं उन पर भी सर्वोच्च न्यायालय है वो यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस प्रकार का संशोधन कर दिया। फिर इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण हुई थी, वो कलकत्ता के जितने भी निवासी थे, कलकत्ता या इस रेंज में आने वाले जितने भी वहां के वासिंदा थे, अर्थात जो निवासी थे, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया। उनके मुकदमे सुनना, उनसे उनके न्याय से संबंधित सब कुछ है वो उनके अधीन कर दिया गया। और न्यायालय द्वारा हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। अब न्यायालय को एक और सजेशन दिया गया था। सजेशन क्या दिया गया था? अगर हिंदू है तो हिंदुओं के निजी कानून के अनुसार न्याय दिया जाए, मुसलमानों को मुसलमानों के न्याय के अनुसार या मुसलमानों के रीति रिवाज परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनको न्याय देना है। ये भी उनके संबंध में कहा गया। चौथी जो है 1781 का जो कानून था, उसके द्वारा, अधिनियम के द्वारा क्या बात की गई कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहां दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रांतीय न्यायालय जो थे, सर्वोच्च न्यायालय तो वो कलकत्ता में था, तो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं करनी है। वो कहां करनी है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वहां ले जाना है। किसके? प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय जितने भी थे, तो प्रांतीय न्यायालयों की जो है याचिकाएं हैं वो कहां दायर होनी थी? गवर्नर जनरल की काउंसिल। पांचवी बात है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों में के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। गवर्नर जनरल प्रांतीय न्यायालयों में और काउंसिलों में नियम विनियम बनाने का काम भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा सुधार किए गए। फिर क्या हुआ? 1784 में अपना संविधान बना, तो इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ये। तो फिर क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उसकी विशेषताएं क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या विशेषताएं हैं? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया।
कंपनी के राजनीति से संबंधित और व्यापार से संबंधित जो काम थे वो अलग अलग कर दिए। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कब बना? 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हो गई? 1784 में। और क्या कहा? निदेशक मंडल को कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं उनका अधीक्षण करने की अनुमति थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए क्या हुआ कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक अलग निकाय गठित किया गया। इस प्रकार यहां पर द्वैध शासन की आरंभ हो गया। द्वैध शासन का आरंभ है, यू मान सकते हैं कि 1784 में ही शुरू हो गया था। यहाँ पर यानी दो चीजें हो गई, एक तो निदेशक मंडल को भी कुछ, निदेशक मंडल भी अपना काम करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो भी अपना काम करता था, तो यानी दो तरह की शासन व्यवस्था हो गई थी, तो द्वैध शासन हो गया था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कंपनी जहां शासन कर रही थी, सारे शासन को यानी सारा जो इलाका था, सारा जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कंपनी के जितने भी काम थे, उनका प्रशासन था, उन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम आया, और 1786 का अधिनियम जो आया था, इस अधिनियम में देखिए 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो है 1786 में, और पद स्वीकार करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? 1786 में। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें और मुझे भी बताएं, ताकि उसका अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल है वो किसे बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया तो उसने दो शर्तें रखी थी। क्या शर्तें रखी थी? वो शर्तें रखी थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसने कहा कि अगर मान लो कोई विशेष मामला हो जाता है तो वहां की काउंसिल का जो निर्णय होता है उस निर्णय को नहीं मानने का अधिकार होना चाहिए, यानी उस निर्णय को भी मैं ठुकरा सकता हूं, ऐसी एक शर्त थी। दूसरी थी उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। सेनापति का या कमांडर इन चीफ का पद भी जो है गवर्नर जनरल को ही दिया जाए। दो शर्तें उसकी थी, किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। फिर क्या? 1786 के बाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1793 का चार्टर कानून आया। 1793 का चार्टर कानून था। इसमें एक चीज थी, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। 1786 में जो हुआ था, 1786 में तो केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दिया गया था, लेकिन 1793 में सभी गवर्नर जनरल थे, उन सभी के लिए ये कर दिया कि जो काउंसिल का जो निर्णय है उसके लिए आप यानी अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाती तो मना कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। गवर्नर जनरल के अधीनस्थ जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी, उनकी सरकारों के ऊपर बहुत अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां स्थापित कर दी। तीसरा इनका था, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। कंपनी का व्यापार जो है अगले 20 वर्षों तक और वो कर सकती थी, उनका उसे अधिकार पत्र दे दिया गया। कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, और बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। कमांडर इन चीफ यानी गवर्नर जनरल को 1786 में अपन ने अभी पढ़ा था कि 1786 में कॉर्नवालिस ने कहा कि कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो अब यहां पर क्या है कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1793 के चार्टर एक्ट में उन्होंने क्या किया, काउंसिल के सदस्य होने की जो अनिवार्यता है समाप्त कर दी कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान करने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी थे, उन सभी का जो भुगतान है
वो भारतीय राजस्व से ही करने की व्यवस्था कर दी गई कि इनके जो तनख्वाह है वो इसी में से दी जाए। तो ये था 1793 का। 1813 का जो चार्टर कानून था, 1813 में एक चार्टर कानून बना, उसमें क्या था देखिए, इंपोर्टेंट बातें आप लिख सकते हैं। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के जो चार्टर कानून था उससे क्या हुआ कि कंपनी का जो पूरे भारत में जो एकाधिकार दिया गया था, कंपनी को 1765 में जो अधिकार दिया गया था 1765 में, यानी उसे 1813 में एकाधिकार समाप्त कर दिया कि अब जो कंपनी है वो पूरे भारत में यानी व्यापार का जो एकाधिकार था वो हटा लिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। अब यहाँ पर कंपनी के अलावा कोई भी व्यापारी है वो आ सकता, कंपनी भी रह सकती थी लेकिन एकाधिकार हटा दिया था। क्या हटा दिया था? ये नहीं था, पहले क्या था, एकाधिकार था, वहां पर केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो अधिकार जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया और चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार। अब यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए जो अन्य कंपनियां आएगी वो चाय का व्यापार नहीं करेगी, चाय का व्यापार नहीं करेगी, और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो कंपनी को वैसे ही बहाल रखा कि चीन के साथ है वो दूसरा कोई नहीं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यही व्यापार करेगी, और भारत में जो चाय का व्यापार है उस पर एकाधिकार 1813 का जो चार्टर कानून था उसमें लागू रहा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया। देखिए, कानून ने भारत में कंपनी शासित जो क्षेत्र थे उन पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता, कंपनी शासित कंपनी के अधिकार में जितने भी जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर ब्रिटेन का शासन हो गया, यानी ब्रिटेन की जो संप्रभुता है वो स्थापित हो गई कि अंतिम जो निर्णय है वो ब्रिटेन सरकार ही करेगी। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। अब ईसाई मिशनरियों को भी वहां पर उन्होंने परमिशन दे दिया कि अब वहां जाकर के आप जो है उनको लोगों को प्रबुद्ध कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसकी बातें थी। अब इसमें 1813 में और क्या व्यवस्था थी देखिए, और ये व्यवस्था थी भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। अब वेस्टर्न शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो भी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत हुआ। यहाँ पर जो ईसाई मिशनरियां आकर के अपनी स्कूलें खोल सकती थी और वहां पर लोगों को शिक्षित कर सकती थी। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया, कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। भारत की जो स्थानीय सरकारें थी, लोकल जो गवर्नमेंट्स थी, लोकल गवर्नमेंट को जो है टैक्स लगाने का अधिकार भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके बाद 1833 में चार्टर अधिनियम आया, और यह जो है भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अगर प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में सर्वाधिक जो निर्णायक जो कदम था वो कौन सा अधिनियम था, तो वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम से क्या व्यवस्थाएं हुई देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नियुक्त थी। अब यहां से 1833 में जो चार्टर एक्ट बना उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। एक सरकार बनाई और उस सरकार का ब्रिटिश के कब्जे में जितना भी भारतीय क्षेत्र था उन पर पूरा नियंत्रण, यूं कह सकते हैं कि वो ब्रिटेन का इलाका माना गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। प्रथम गवर्नर जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक बने थे। इसके बाद इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के ऐसे अधिकार, यानी भारत का जो विलियम बेंटिक है वो ही यूं कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्षेत्र का पूरा राजा वही हो गया था, और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियां भी हटा दी गई थी, यानी वो भी उनके अधीन हो गए थे। किसके? भारत के गवर्नर जनरल यानी विलियम बेंटिक के अधीन हो गए थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया,
और चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यहां से शुरू नहीं हुई थी, 1833 में प्रयास हो गया था। अब जैसे मान लो कई बार आ जाता है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, निम्नलिखित में से क्या सही है? प्रयास किया, हाँ प्रयास की बात बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश संसद द्वारा यह अंतिम अधिनियम था और इसको 1853 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। इस चार्टर अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी, देखिए। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक काम थे उनको अलग अलग कर दिया। दूसरा, परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 6 नए पार्षद और जोड़ दिए। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। भारतीय विधान परिषद जो है उसकी रचना जो है कब हुई थी? 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके अधीन। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। अब यहां से शुरू होती है, यानी जो आईएएस आईसीएस की जो भर्तियां थी, प्रतियोगिता थी, वो खुली प्रतियोगिता यानी उसमें कोई भी दे सकता था। उसके लिए जो है 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें शुरू हुआ और विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। और अब भारत के नागरिक भी उसमें आईसीएस की परीक्षा दे सकते थे। और 1854 में मेकाले समिति नियुक्त की गई भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। मेकाले समिति का संबंध किससे हो सकता है कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो है उसके लिए मेकाले समिति का, लॉर्ड मेकाले जो थे उसकी समिति की नियुक्ति की गई और उस समिति ने जो है इस सिफारिश को लागू किया। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव यदि बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। प्रथम बार जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल की जो परिषद में जो 6 नए सदस्य थे उनमें से 4 का चुनाव है वो स्थानीय सरकारों में से किया गया। 6 सदस्य थे, 6 में से 4 जो है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो प्रांतीय सरकारें थी उनमें से उनके द्वारा किया गया था। तो ये था यानी प्रथम पार्ट। अब हम जैसे प्रथम पार्ट हमने कौन सा पढ़ा था, यानी प्रथम पार्ट जो है यूं कह सकते हैं कि यानी 1857 तक का, यूं कह सकते हैं 1857 तक का, 1858 से लेकर के 1947 तक का ताज का शासन है। कंपनी का शासन हमने पढ़ लिया 1773 से लेकर के 1857 मान लो या 1858 मान लो, यहां तक हमने पहला भाग पढ़ा। दूसरा भाग जो है वो हम कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ताज का शासन, और वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि 28 मिनट का वीडियो हो गया है तो इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहला ही वीडियो है तो आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस अधिनियम को यानी इस चीज को हम कल दूसरा भाग जरूर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।